नमस्कार छात्रों, मैं अमित सर आज आपको कक्षा 8 विषय विज्ञान पाठ 2 वायु का नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूँ। इससे पहले हमने पाठ 2 पढ़ा था जिसमें हमने वायुमंडल और वायु, ओजोन परत, ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में पढ़ा था। आज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड तथा अम्ल वर्षा के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले एक जरूरी सूचना, ये कक्षाएँ आपको ज्ञानदीप इंटर कॉलेज मांधोगढ़ की ओर से आपके व्हाट्सएप नंबर पर प्रेषित की जा रही हैं। जब इस वीडियो को आप व्हाट्सएप में ओपन करेंगे तो यूट्यूब पर जाकर चलेगा ये, जहाँ पर वीडियो को आपको लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। जिन छात्रों के पिछले वीडियो छूटे हुए हैं वो वहीं से उस चैनल में जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। कक्षा 8 के कई छात्र वीडियो को सही रिस्पॉन्स दे रहे हैं। उनमें से कंचन सिंह, हर्ष प्रताप सिंह, हर्ष प्रजापति, खुशी सिंह, अरुण, ये छात्र बहुत ही अच्छी तरीके से वीडियो को पढ़कर प्रश्नों के जवाब देकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर प्रेषित कर रहे हैं। ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए और आप इस समय चल रहे लॉकडाउन को अच्छी तरीके से पालन करिए। घर में रहिए, आवश्यक कार्य होने पर ही मास्क लगाकर या मुंह को किसी भी साफी या रूमाल से ढककर बाहर निकलिए। ठीक है। आइए पढ़ते हैं। ऑक्सीजन, इसका संकेत होता है O2 और ये वायुमंडल में कितनी पाई जाती है? 21%। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था इसके बारे में। ठीक है। आज इसके बारे में और कुछ बता रहे हैं। ऑक्सीजन रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। मतलब इसमें कोई रंग नहीं है, ना ही इसमें कोई स्वाद है ना, और ना ही इसमें कोई गंध आती है। तो जिसमें गंध नहीं आती है तो वो गंधहीन, जिसमें रंग नहीं है वो रंगहीन, और जिसमें कोई स्वाद नहीं है वो स्वादहीन। तथा पारदर्शी गैस है ना, इसके आर पार देखा जा सकता है। जैसे आपके पास ऑक्सीजन अभी मौजूद है कि आप ऑक्सीजन के बाद नहीं देख पा रहे हैं, है ना, देख पा रहे हैं ना, क्योंकि ये पारदर्शी गैस है। ठीक है। और ये जल में विलेय है, याद रखना इस बात को। किसमें विलेय है? जल में विलेय है, मतलब ये जल में घुली हुई रहती है। जल का क्या संकेत होता है? जल का संकेत होता है H2O, है ना। जल का अणुसूत्र क्या होता है? H2O। तो ये वो इसमें दिखाई दे रहा है आपको, यही है ऑक्सीजन, है ना। तो ये आपको जिस अणुसूत्र में ये वो दिख जाए इसमें नहीं, ये ऑक्सीजन है वहां पर। ठीक है। तो ये जल में भी विलेय है। जल में विलेय होने के कारण इससे क्या होता है? जल में रहने वाले जीव जंतु, है ना, जैसे मछली है, मेढक हैं और तरह तरह के कीड़े मकोड़े जो जल में रहते हैं, वो इसी ऑक्सीजन से H2O, है ना, जल का संकेत H2O होता है, तो इसी ऑक्सीजन से वो श्वसन की क्रिया करते हैं। जल में रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी हैं, वो सभी इसी ऑक्सीजन से श्वसन की क्रिया करते हैं, मतलब सांस लेते हैं। ऑक्सीजन प्राणदायिनी गैस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि संसार में जितने भी सजीव प्राणी हैं, है ना, पेड़ पौधे, सभी को ऑक्सीजन की आवश्यकता है। जीव जंतु, मनुष्य, है ना, सभी। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? प्राणदायिनी गैस। इसके अभाव में जीना संभव नहीं है किसी व्यक्ति का या किसी भी जीव जंतु, पेड़ पौधों का। अगर ये ऑक्सीजन ना हो तो पृथ्वी पर कुछ नहीं होगा, है ना। जैसे चंद्रमा पर, है ना, ऑक्सीजन वहाँ पर नहीं है, वायुमंडल नहीं है वहाँ पर, तो क्या वहाँ पर व्यक्ति रह पाते हैं? नहीं रह पाते। वो फिर कैसे रहते हैं भाई? जैसे ये हमने बताया था, राकेश शर्मा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एल्ड्रिन, ये सभी चंद्रमा पर हो आए हैं। तो फिर ये कैसे रहे थे वहाँ पर? ये अपने साथ ऑक्सीजन लेकर गए थे, है ना, ऑक्सीजन के सिलेंडर लेकर गए थे। तो जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है तो वहाँ पर व्यक्ति को ऑक्सीजन लेकर जाना पड़ता है ना। जैसे कि समुद्र में जो गोताखोर होते हैं ना, जो समुद्र के अंदर जाते हैं चीज़ों को सर्च करने, वो अपने साथ सिलेंडर लेकर जाते हैं ऑक्सीजन के, जिससे वो वहाँ पर सांस ले सकें। मनुष्य
H2O में जो ऑक्सीजन है उससे सांस नहीं ले सकता, है ना। मनुष्य क्या है कि H2O में जो ऑक्सीजन होती है, जल में जो ऑक्सीजन होती है उससे सांस नहीं ले सकता, क्योंकि मनुष्य की इस प्रकार से शारीरिक संरचना बनी है कि वो इससे नहीं ले सकता। इससे सिर्फ मछलियाँ ले सकती हैं। मछलियाँ क्यों ले सकती हैं? क्योंकि मछलियाँ गलफड़ों से श्वसन करती हैं। मछलियों के गलफड़े होते हैं तो उसी से श्वसन करती हैं। वो क्या करती हैं? जल को ही अंदर ले लेती हैं उन गलफड़ों से, और उनके शरीर की ऐसी संरचना होती है कि वो H2O में से वो निकाल लेती हैं। अपने बस की बात नहीं होती है ना। मनुष्य की बस की, और मनुष्य के अलावा बहुत सारे जो जंतु हैं जिनकी बस की बात नहीं होती कि वो H2O में से वो ले ले, है ना। आप भी जल पीते हैं कि आप जल पी लें, बोले सर हम ऑक्सीजन ले तो रहे हैं H2O में, वो अब हम क्या सांस ना लें, है ना। नहीं, आप इस H2O में से वो नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपकी शारीरिक संरचना अलग प्रकार से है। आप, है ना, आप H2O से वो नहीं निकाल सकते, ठीक है। इसके बाद ऑक्सीजन एक आग जलाने में सहायक गैस है। अगर ऑक्सीजन ना होता तो आग भी ना जल पाती, है ना। कैसे? अगर आप देखना चाहते हैं कि सच में ये बात सही है कि गलत है, तो आप एक मोमबत्ती जलाइए। मोमबत्ती के ऊपर एक गिलास ढक दीजिए कांच का। जब तक उसमें गिलास में ऑक्सीजन रहेगी तब तक मोमबत्ती जलती रहेगी। जैसे ही ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, मोमबत्ती अपने आप बुझ जाएगी, है ना। तो उसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन आग जलाने में भी सहायक गैस है, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड के लिए। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का संकेत होता है N2, है ना। और ये वायुमंडल में कितनी प्रतिशत पाई जाती है? हमने बताया था कितनी, 78%, ठीक है। इसके क्या उपयोग है नाइट्रोजन के? नाइट्रोजन का उपयोग खाद्य उर्वरक बनाने में किया जाता है। जो खेतों में खाद डाली जाती है फसलों के उत्पादन में, उसमें नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। जिससे मिट्टी को नाइट्रोजन उपलब्ध हो जाती है और वो फसलों को वृद्धि करने में सहायक होती है, ठीक है। नाइट्रोजन का उपयोग प्रशीतक में भी किया जाता है, मतलब फ्रिज में किया जाता है। जब इसको नाइट्रोजन गैस को द्रव अवस्था में लाया जाता है। द्रव अवस्था में कैसे? जब उस पर हाई प्रेशर डाला जाता है। जैसे कि घर में अपने सिलेंडर होता है, वो जब बाहर निकलती गैसीय अवस्था में निकलती, लेकिन वास्तव में ये जल के रूप में, है ना, द्रव के रूप में रहती है अंदर, है ना। वैसे तो ये कैसे होती है? जब आप इसको पाइप द्वारा ये आती तो गैस की अवस्था में होती है, लेकिन वास्तव में ये द्रव अवस्था में रहती है, जल अवस्था में। क्यों? क्योंकि इस पर हाई प्रेशर से इसको भरा जाता है और प्रेशर से इसको द्रव में बदला जाता है गैस को। ऐसे ही नाइट्रोजन को भी जब द्रव में बदला जाता है तो ये प्रशीतक के रूप में कार्य करती है। नाइट्रोजन का उपयोग खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए भी किया जाता है। वस्तुएं अगर जल्दी खराब ना हो, इसके लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब आइए पढ़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। आइए पढ़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, जिसका अणुसूत्र होता है CO2, ठीक है। और जो वायुमंडल में 0.03% पाई जाती है। वायुमंडल में कितनी पाई जाती है? 0.03%। इसके क्या उपयोग होते हैं? सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग वस्तुओं के संरक्षण में किया जाता है, खाद्य वस्तुओं के संरक्षण में। कैसे? जैसे ये पैकेट बंद चिप्स वगैरह आते हैं ना, आप लोग खाते हैं, उसमें जो गैस भरी रहती है वो कार्बन डाइऑक्साइड भरी रहती है। उससे क्या होता है? उस गैस से उन वस्तुओं में नमी नहीं उपस्थित हो पाती। जब नमी नहीं आ पाएगी तो वस्तुएं जल्दी खराब नहीं होंगी, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का उसमें उपयोग किया जाता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का और भी उपयोग है। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग पेड़ पौधे भोजन बनाने के लिए करते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में जब पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ही अंतरा ग्रहण करते हैं, इसका ही उपयोग करते हैं, ठीक है। मनुष्य जब श्वसन करता है, जब सांस लेता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग करता है,
जब वो सांस छोड़ता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड को जब बर्फ में बदला जाता है, जब उसको द्रव अवस्था से फिर बर्फ में बदला जाता है तो उसको शुष्क बर्फ कहते हैं। आपसे पूछा जाए कि शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, तो आपका जवाब होगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। किसको कहेंगे? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहेंगे? शुष्क बर्फ। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग आग को बुझाने के लिए किया जाता है। आपने देखा होगा पेट्रोल पंप, विद्यालय और अनेक ऑफिसों में कार्बन डाइऑक्साइड के सिलेंडर रखे रहते हैं। आपने देखा होगा, है ना, कुछ इस प्रकार। ठीक है, लाल कलर में देखा होगा, जिसको अग्निशामक यंत्र कहते हैं। क्या बोला जाता है? अग्नि शामक यंत्र। इस यंत्र से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो आग को बुझाने में सहायक होती है ना। जब कहीं आग लग जाती है तो इसी गैस का उपयोग किया जाता है उसको बुझाने के लिए। लेकिन इसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड आती कहाँ से है ना? क्या इतने छोटे सिलेंडर में ज़्यादा बड़ी आग को बुझाने में सहायक हो जाएगी, है ना? तो इसके अंदर कैसे आती है कार्बन डाइऑक्साइड? तो इसमें हम देखेंगे इसकी संरचना कुछ इस प्रकार होती है। इसमें एक अंदर एक नोजल लगा रहता है जिसमें एक कांच की शीशी लगी रहती है। इस प्रकार से इसमें एक नोजल लगा रहता है जिसमें एक कांच की शीशी लगी रहती है, जिसमें सल्फ्यूरिक अम्ल भरा रहता है। क्या भरा रहता है? इसमें जो कांच की शीशी होती है, इसके अंदर छोटी सी शीशी होती है ना, जिसके अंदर क्या भरा रहता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल, ये आपको याद करना है, H2SO4। इसमें यही भरा रहता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसके बाद इसके अंदर इस शीशी में तो सल्फ्यूरिक अम्ल भरा रहता है, लेकिन इसके अंदर भी एक द्रव भरा रहता है जिसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। क्या नाम है? सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। जब हम इसका उपयोग करते हैं, जब इस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है आग बुझाने के लिए, तब इसको उल्टा पटक दिया जाता है जमीन पर, या इसको उठाकर किसी ठोस वस्तु पर मारा जाता है इसके साइड से। जब इस पर, जैसे मान के चलिए हमें इसको उपयोग करना है, तो हम क्या करेंगे? इसके ऊपरी भाग पर किसी ठोस वस्तु से प्रहार करेंगे। इससे क्या होगा कि ये जो नोजल ये लगा रहता है, ये इससे कांच की शीशी से टकराता है यहाँ का। जब इसको हम किसी भारी वस्तु से इसको पर प्रहार करेंगे तो ये अंदर चला जाएगा और इस कांच की शीशी को तोड़ देता है। ठीक है, जब इस कांच की शीशी को तोड़ देता है तो इसमें भरा H2SO4 Na2CO3 से मिल जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से मिल जाता है। इसमें क्या भरा है? सोडियम कार्बोनेट, और इसमें क्या भरा है? सल्फ्यूरिक अम्ल। जब शीशी टूट जाएगी तो इससे इस पदार्थ में मिल जाएगा ये आकर, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है जो आग को बुझाने में सहायक होती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। ग्रीन हाउस गैस क्यों? क्योंकि ये सूर्य की किरणों को अंतरिक्ष में वापस जाने से रोकती है। हमने पिछली वीडियो में बताया था इसके बारे में, ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में। ठीक है,
अगर आपको नहीं पता तो पिछला वीडियो देखे जाकर, वहाँ पर बताया गया है। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड के लिए। अब आइए पढ़ते हैं अम्ल वर्षा के बारे में। अम्ल और क्षार के बारे में आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, है ना। क्या होता है अम्ल, क्या होता है क्षार? जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्ल होता है। ठीक है, जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा होता है वो क्षार होता है। ठीक है, इतना आपने पिछली क्लास में ही पढ़ा होगा। ठीक है, अब अम्ल वर्षा क्या होती है ये बता रहा हूं मैं। जब हम घरों में ईंधन जलाते हैं, वाहन चलाते हैं ना, वाहन, कारखानों से निकलने वाले जो खतरनाक गैसें होती हैं, उनमें से कुछ गैसें होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कुछ ही खतरनाक गैसें निकलती हैं। इसका क्या नाम है? कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपको याद कर लेना है। कार्बन डाइऑक्साइड, इसका क्या नाम है? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। इसका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसका क्या नाम है? CO, है ना। CO क्या नाम है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। इन सब में सबसे खतरनाक गैस कार्बन मोनोऑक्साइड है। अगर व्यक्ति इस कार्बन मोनोऑक्साइड का श्वसन कर लेता है ना, तो ये क्या करते हैं? ये ऑक्सीजन को अंदर ले जाने में फिर प्रॉब्लम पैदा कर देती है, जिससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन नहीं हो पाता, जिसको इसलिए इसको दम घोंटू गैस भी कहते हैं। दम घोंटू गैस। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति के शरीर में जब ऑक्सीजन का परिवहन नहीं होगा तो फिर व्यक्ति को दम घुटने लगेगा, इसलिए इसको दम घोंटू गैस भी कहते हैं। आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि घरों में बंद कमरे में अंगीठी जलाकर नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब अंगीठी जलाई जाती है उसमें जो कोयला भरा जाता है उससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है और व्यक्ति सो जाता है, उसको पता ही नहीं चलता कि उसके कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड भर चुकी है ना, और वो सांस में जब सांस लेता है तो यही गैस अंदर चली जाती है, और जब ये अंदर चली जाती है इससे ऑक्सीजन का परिवहन नहीं हो पाता अपने शरीर में, जिससे व्यक्ति सोते सोते ही मर जाता है। उसको पता ही नहीं चलता कि उसकी मौत कैसे हो गई है ना। वो व्यक्ति सो रहा होता है और ये गैस अंदर चली जाती है और व्यक्ति वो मर जाता है, इसलिए इसको दम घोंटू गैस भी कहा जाता है। अब आइए अम्ल वर्षा के बारे में बताते हैं। जब ये गैसें जब वायुमंडल में चली जाती हैं तो ये वर्षा के जल के साथ मिल जाती हैं, है ना। जब ये गैसें सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये गैसें जब आसमान में चली जाती हैं वायुमंडल में तो ये वर्षा के जल में मिल जाती हैं। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ आगे के स्लाइड के लिए। जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वायुमंडल में जाती है तो वायुमंडल में उसे क्या क्या मिलेगा? जल मिलेगा और ऑक्सीजन, है ना। तो जब ये गैस जाएगी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आसमान में तो ये 4 नाइट्रोजन ऑक्साइड के अणु, 2 जल के अणु और ऑक्सीजन से क्रिया करके जब ये सब मिल जाएंगे तो ये एक अम्ल बनाती है जिसका नाम होता है H2SO4। क्या बनाती है? H2SO4, जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? जिसको सल्फ्यूरिक
अम्ल। जब 4 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और 2 जल के अणु और ऑक्सीजन मिलती है तो इसमें मिस्टेक हो गई, इसमें ये सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं नाइट्रिक, क्योंकि NO2 मिला है, क्या बना रहा है, नाइट्रिक अम्ल बनाएगा, है ना, 4HNO3 बनाएगा। क्या बनाएगा, 4HNO3 नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपको। सल्फ्यूरिक अम्ल कब बनाएगा, जब इसकी जगह पर क्या होगा, SO2, अभी क्या है यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, तब क्या बनेगा, नाइट्रिक अम्ल। जब सल्फर डाइऑक्साइड होगा तो क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना। जब सल्फर डाइऑक्साइड होगा तब क्या बनेगा, तब बनेगा क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना। तब बन जाएगा आपका H2SO4, जिसको क्या बनाया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, जब बारिश होती है तो यही 2 अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, जल के साथ मिलकर पृथ्वी पर आते हैं। जब बारिश होती है तो नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल बारिश के जल के साथ धरती पर आते हैं, जो विभिन्न प्रकार से हानि पहुंचाते हैं। ये फसलों को नष्ट कर देते हैं, पेड़ पौधों को नष्ट कर देते हैं। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर पड़ जाए तो व्यक्ति को भी तरह तरह की बीमारियां, त्वचा जल जाएगी उसकी, है ना, क्योंकि प्रबल अम्ल होते हैं, तीव्र एसिड होते हैं, है ना, और व्यक्ति को त्वचा कैंसर होने की संभावना रहती है। ठीक है, और इससे क्या होता है, ये इतने प्रबल अम्ल होते हैं कि अगर ये किसी इमारत पर भी गिर जाता है इसका पानी तो ये उसका क्षरण कर देते हैं, इसको तोड़ फोड़ देते हैं। ताजमहल का कलर इसी बारिश के कारण पीला सा हो गया है। क्यों, क्योंकि मथुरा में तेल रिफाइनरी कारखाना है जहाँ से गैसें निकलती हैं, और आगरे में जब भी कभी बारिश होती है तो वहाँ अम्ल वर्षा होती है, जिसके कारण ताजमहल का कलर भी पहले से पीला पड़ गया है। क्यों पहले कैसा था, सफ़ेद। जब ये बारिश हुई अम्ल वर्षा की तो पत्थरों का उसमें क्षरण हुआ है ना, इससे उसका कलर कैसा पड़ गया है, पीला पड़ गया है। और इससे क्या होता है, इस नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल से, इससे मृदा अम्लीय हो जाती है, ज़मीन पर ये पड़ती है तो वो मिट्टी अम्लीय हो जाती है, मतलब खराब सी हो जाती है, जिससे फसलों का उत्पादन नहीं होता है और मृदा की उर्वरक शक्ति, है ना, जो उसमें फसल को उगाने की शक्ति थी वो समाप्त हो जाती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आप पार्ट 3 पढ़ेंगे। ठीक है, और आप लोग इसके बाद क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसको आपको सॉल्व करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर प्रेषित करने हैं। ठीक है, और आप लोग घर पर ही रहेंगे और पढ़ाई करेंगे। ठीक, धन्यवाद।